दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से। ओ एंड एम किससे संबंधित है? लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, ओ एंड एम। दोस्तों, ओ एंड एम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके संगठन और पद्धति, ओम से, संगठन और प्रबंध से, संगठन और कार्यालय के प्रबंध से। तो सही उत्तर क्या है? ओ एंड एम। दोस्तों, ओ एंड एम जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड से बना है। तो ओ एंड एम का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, यानी संगठन और पद्धति। तो सही उत्तर है ओ एंड एम संगठन और पद्धति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है एल डी व्हाइट, बिलोबी, मेरी पार्कर फोलेट या फिर वुडरो विल्सन। तो सही उत्तर क्या है आप जानते हैं। वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करके एक नए अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है इनको। दोस्तों, लोक प्रशासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 में हुआ था और वुडरो विल्सन जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक थे, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। उनका लेख जो लोक प्रशासन को एक नए विषय के रूप में स्थापित करता है वह है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के पितामह तो वुडरो विल्सन हैं। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से या इनमें से सभी से? तो सही उत्तर है लोक प्रशासन इनमें से सभी से संबंधित है। 1970 के बाद लोक प्रशासन का जो अंतर विषयक दृष्टिकोण रहा वो उभर कर सामने आया और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के साथ इसके गहरे संबंध स्थापित हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कह रहा है कि लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आप जानते हैं लोक यानी पब्लिक का अर्थ जनता होता है। तो सही उत्तर है लोक प्रशासन में लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है और ये आम जनता के लिए प्रवेश का द्वार खोलता है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? ऑप्शन है 1810 में यूएसए में, 1815 में ब्रिटेन में, 1919 में यूएसएसआर में और 1812 में फ्रांस में। तो सही उत्तर है दोस्तों 1812 में फ्रांस में सबसे पहले लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक विषय की पुस्तक लिखी थी और इन्होंने नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा भी तैयार किया था। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1812 में फ्रांस में किया गया था और फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत नाम से पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? ऑप्शन है अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा इनमें से सभी है। दोस्तों, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है, नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में कौन सी घटना सहायक रही है? ऑप्शन है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मुन्नो ब्रिक सम्मेलन 1968, ड्वाइल्ट वाइल्ड द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी घटनाएं जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदय और विकास में सहायक रहे हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है नवीन लोक प्रशासन से। नए लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है मिन्नो ब्रुक परिपेज।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? नवीन लोक प्रशासन में जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। याद रखिएगा, प्रासंगिकता, मान्यताएं और सामाजिक मूल्य, समता या बराबरी और परिवर्तन, ये नवीन लोक प्रशासन के 4 मौलिक उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है नवीन लोक प्रशासन किससे संबद्ध है? ऑप्शन है आपके विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पादकता से, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी तंत्रीकरण से और लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। तो सही उत्तर है नवीन लोक प्रशासन के मानवीय उन्मुखन से संबंधित है और लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य जो हैं दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और केंद्रीकरण रहे हैं। वहीं आप जानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, व्यक्तिगत गरिमा आदि का समर्थन किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है? ऑप्शन है स्थानीकरण, बाहीकरण, राजनीतिकरण या विनौकरशाहीकरण। तो सही उत्तर है नव लोक प्रबंध की विशेषता राजनीतिकरण नहीं है। इसमें स्थानीकरण, बाहीकरण और विनौकरशाहीकरण आता है, जबकि राजनीतिकरण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, सही है। इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, ये भी सही है। यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये सही नहीं है। और ये मानव और पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो केंद्रीकरण के गुणों के बारे में जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, अन्य सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कौन सा दृष्टिकोण केंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? ऑप्शन है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण और दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो सही उत्तर है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है और इसके अंतर्गत संगठनों की कार्यक्षमता और प्रभाव उत्पादकता पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? ऑप्शन है लोक सेवाओं में बढ़ती व्यावसायिकता, इसने किया है। सूचना क्रांति ने भी किया है। संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने ये भी किया है। और ऑप्शन डी है कि सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने, तो इसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति। अगला प्रश्न है नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन समर्थक थे? ऑप्शन है मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, ए और बी और दोनों ए तथा बी। तो सही उत्तर है मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ही पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये सिद्धांत है लोक प्रशासन में, अभिप्रेरणा का पुरस्कार सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैकग्रेगर या एस.ई. फाइनर। तो सही उत्तर है अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। और दोस्तों इनका ये मानना है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, ये कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, ये एल.डी. व्हाइट का कथन है। एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि मनोबल एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अंतर्निहित संपत्ति होती है। और चेस्टर बर्नार्ड मनोबल को एक स्वप्रेरित प्रेरणा मानते हैं जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है। दोस्तों स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? ऑप्शन है स्टाफ एजेंसी, दो एजेंसियां हैं मुख्य रूप से, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी। इसमें पूछ रहा है कि स्टाफ एजेंसी का जो है कार्य कौन सा है? ऑप्शन है अधीनस्थ या अवर कर्मचारियों को आदेश जारी करना, अवर कर्मचारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, संस्थानिक सेवाएं प्रदान करना और मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। तो सही उत्तर है स्टाफ एजेंसी का सही कार्य मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना होता है।
अगला प्रश्न है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है। तो एक ही लाइन में हम सभी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, इसमें आपको एक लाइन में बता दें कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसका आधार है आगत और निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति। आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट, इन कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति का आधार है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन है यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, और ऑप्शन डी है कि हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करना है, ये गलत है। अन्य जो तीनों कथन हैं कि ये सार्वभौमिक वर्ग है, जनसेवा से संबंधित है और ईमानदारी से अपने कार्य करता है, ये हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का जो है समर्थन करते हैं। आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन हीगल नहीं करता है। अगला प्रश्न है भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है। ऑप्शन है राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण और सहभागितापूर्ण प्रबंध। दोस्तों भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की जो प्रत्यक्ष भूमिका, जो डायरेक्ट रोल है इसका, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी विधि और व्यवस्था बनाए रखना भारत में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई थी। ऑप्शन है गोरेवाला रिपोर्ट, संस्थानम रिपोर्ट, एपिल्वी रिपोर्ट या आयंगर रिपोर्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों एपिल्वी रिपोर्ट के आधार पर भारत में IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1953 में लोक प्रशासन के अमेरिकी विद्वान DP एपेल्बी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को सौंपी थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा भारतीय लोक प्रशासन समिति पॉल H एपेल्बी कमेटी है और ये 1954 में दिल्ली में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो सही उत्तर है पॉल H एपिल्वी कमेटी की रिपोर्ट ने। भारत में एपिल्वी समिति की स्थापना हुई थी किसमें सुधार करने के लिए। तो सही उत्तर है आप जानते हैं भारतीय प्रशासन में सुधार करने के लिए एपिल्वी समिति की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। ऑप्शन है जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। तो सही उत्तर है जिलाधीश की देखरेख में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है और जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना जिलाधिकारी का कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था। ऑप्शन देखिए डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर रिपन। तो सही उत्तर है भारत में कलेक्टर के पद का सृजन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को है और भारत में ये पद कलेक्टर का पद 1772 में आया था। भारत में जिला प्रशासन जो है ये ब्रिटिश राज की देन है। दोस्तों 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था और लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों से उत्तराधिकार में मिला था वही विदेशी शासन की स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर की गई थी। अगला प्रश्न फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, तो ये है मसूरी में। और IAS के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसके लिए भर्ती एजेंसी या रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी है, आप जानते हैं UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये IAS के लिए भर्ती एजेंसी है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है।
तो प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज 1947 में स्थापित किया गया था और ये हैदराबाद में स्थित है। 1947 में स्थापित प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में स्थित है और इसमें सरकारी और गैर सरकारी उच्च पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, इसका नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से किया गया है और 1975 में इसको हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। आपने पढ़ा है कि स्टाफ एजेंसी का काम क्या है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि लाइन एजेंसी का काम क्या है? ऑप्शन है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, मूने और रेले विचारक हैं। इन्होंने सूत्र स्टाफ के संगठन का एक सिद्धांत स्वीकार किया गया है। लाइन या सूत्र एजेंसी को बिलोबी ने प्राथमिक और क्रियात्मक इकाई कहा है। संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति लाइन एजेंसी का दायित्व है और स्टाफ एजेंसी इनकी सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। तो लाइन एजेंसी जो है नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, बाहर से भर्ती होती है। ऑप्शन है नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति भर्ती। तो बाहर से भर्ती को प्रत्यक्ष भर्ती या ओपन रिक्रूटमेंट भी कहा जाता है। भर्ती की यह विधि लोकतंत्र के अनुरूप है, किसमें? क्योंकि इसमें सभी योग्य सार्वजनिक सेवा के लिए जो चयन होता है उसके समान अवसर मिलते हैं और देश के सेवा के लिए योग्य व्यक्ति मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है बजट पास कराना, कानून लागू कराना, चुनाव लड़ना और अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता करना। सही उत्तर है दोस्तों, सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट का मुख्य कार्य होता है कानून को लागू करना। राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है। सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक सेवा के दौरान किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता, न ही चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, देहरादून, कानपुर, शिमला या फिर सहारनपुर। तो सही उत्तर है सहारनपुर। सहारनपुर में डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखिए, प्रोफेसर रंगराजन, श्री धर्मवीर, न्यायमूर्ति सरकारिया और बीरप्पा मोइली। तो सही उत्तर है जो द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता बीरप्पा मोइली ने की थी और इसका गठन 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता। तो सही उत्तर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन या फोर्थ रिपोर्ट शासन में नैतिकता से संबंधित थी और पहला प्रतिवेदन सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी था और 15वीं रिपोर्ट राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? तो कौन है? लॉर्ड हेवर्ट। लॉर्ड हेवर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म में या नई तानाशाही में एक प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। दोस्तों, लॉर्ड हेवर्ट ने 7 जनवरी 1870 से 5 मई 1943 यूनाइटेड किंगडम के एक जस्टिस और पॉलिटिशियन थे। उनकी किताब यूनाइटेड किंगडम में एक संवैधानिक और राजनीतिक तूफान का कारण बनी और अत्यधिक विवादास्पद भी रही थी। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत, गुलिक के प्रशासन द्वैतवाद, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत और डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम। तो सही उत्तर है एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है और डगलस मैकग्रेगर एक व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक हैं।
अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो ये बनी रहेगी। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, साइमन और लियो ट्राटस्की। तो सही उत्तर है नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी ये बनी रहेगी, मैक्स वेबर का कथन है। नौकरशाही पर जो लेखन का कार्य है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स और गिटानो मोस्का ने किया है। मैक्स वेबर दोस्तों एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी में हुआ था और मृत्यु 14 जून 1920 को म्यूनिख जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया? तो आप जानते हैं नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया है। यद्यपि नौकरशाही शब्द या ब्यूरोक्रेसी शब्द का जो आविष्कार है फ्रेंच विचारक विंसेंट डी गोर्ने की देन है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की परिभाषा किसने दी थी? किसने नौकरशाही की परिभाषा दी? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। यहाँ पर देखिए, मार्टिन कैपलान इनका व्यवस्था सिद्धांत है। हैंस जे मार्गेनथाउ आप जानते हैं यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है। जॉर्ज लिस्का जो है संतुलन सिद्धांत से संबंधित हैं। और रिचर्ड स्नाइडर ये निर्णयपरक सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। तो आप इस तरह से सही सुमेलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। कीथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध और मैकफायरलैंड का सिद्धांत। तो दोस्तों अभिप्रेरणा का अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत जो है वो मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा या मोटिवेशन शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया था और ये एक लोकप्रिय सिद्धांत है। मैस्लो ने अपने लेख ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में ये सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, इसलिए उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भारत में योजना आयोग और रेलवे को मुख्य तौर पर क्रमशः क्या क्या माना जाएगा? तो दोस्तों योजना आयोग स्टाफ अभिकरण है और रेलवे सूत्र संस्था है। लाइन एजेंसी योजना आयोग और रेलवे एक सूत्र संस्था है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर अब एक नए संगठन नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग और रेल मंत्रालय। तो दोस्तों जो रेल मंत्रालय है ये स्टाफ अभिकरण नहीं बल्कि लाइन अभिकरण है। कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। तो सही उत्तर है योजना आयोग लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है बल्कि ये देश के संसाधनों के प्रबंधन और वितरण से संबंधित है। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर एक राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग की गठन कर दिया है। योजना आयोग अब एक प्रकार से समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन संगठन का आधार नहीं है? ऑप्शन है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और योजना। तो सही है कि योजना जो है वो संगठन का आधार नहीं है। दोस्तों कार्य या उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र या प्रदेश ये सभी संगठन के आधार हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण, एकाधिकार नियंत्रण प्राधिकरण, भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण या फिर एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का। तो सही उत्तर है भारत में जो प्रतिस्पर्धा आयोग था उसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का स्थान लिया है। दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना है, बाजारों में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ाना और उसे बनाए रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही उत्तर है विंसेंट डी गोर्ने। आप जानते हैं फ्रेंच अर्थशास्त्री या फ्रेंच विचारक विंसेंट डी गोर्ने ने 1776 में
जो है नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और उन्होंने कहा था कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, ये बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है और यहीं से ब्यूरोक्रेसी शब्द उत्पत्ति हुई है। यही प्रश्न देखिए, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? विंसेंट डी गोर्ने ने। अगला प्रश्न, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? ऑप्शन देखिए, तानाशाही की कीमत, संसदीय जनतंत्र का मूल्य, राजतंत्र की कीमत या संघवाद की कीमत। तो सही उत्तर है हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। हर्बर्ट मॉरिसन एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव और प्रधानमंत्री पदों को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में मैक्स वेबर ने जो है चित्रित किया है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 3 रूप बताए हैं, एक पारंपरिक सत्ता है, दूसरी करिश्माई सत्ता है और तीसरी कानूनी और तार्किक सत्ता है। दोस्तों, कानूनी तार्किक अधिकार जो होता है प्राधिकार, इसके तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाही का होता है। कानूनी तार्किक प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही होता है। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नौकरशाही से संबंधित मैक्स वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, किसने अधिकारी तंत्र या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर ने नौकरशाही या अधिकारी तंत्र को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान या निष्पक्षता। तो सही उत्तर है प्रतिबद्धता जो है ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, ये अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है पार्किंसन, जेनिंग्स, माइटरवे और हिंगलेन। तो सही उत्तर है जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है तो उस स्थिति में उसका आकार बढ़ता जाता है, ये पार्किंसन का कथन है। और दोस्तों, पार्किंसन ये कहते हैं कि प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ने की स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, पद सोपान और अनुशासन, ये सही है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये सही नहीं है। विवेक का प्रयोग और निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता, ये दोस्तों राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर और सारी चीज़ें जो नौकरशाही से सही रूप से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता और अनामता। तो सही उत्तर है अक्षमता नौकरशाही का लक्षण नहीं है, बल्कि इसमें योग्य और सक्षम लोगों की भर्ती होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा या स्पॉयल सिस्टम के रूप में हुई है? तो सही उत्तर है अमेरिका में। अमेरिका में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है। यही प्रश्न सेम है कि लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवाओं में भर्ती का इतिहास किस देश में रहा है? तो ये अमेरिका में रहा है। और लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है? सही उत्तर है दोस्तों संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है और ये प्रक्रिया अमेरिका में बहुत ही पुराने समय से प्रचलित है। अगला प्रश्न है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों नौकरशाह अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और इनकी सेवा नियम और शर्तें होती हैं जो भारत में 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको ज़बानी याद होना चाहिए, फरवरी 1964। दोस्तों, फरवरी 1964 में भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी और संथानम आयोग जो 1962 में गठित किया गया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम इसके अध्यक्ष थे और 4 अन्य सांसदों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना सही है, अध्यादेशों की घोषणा करना ये नहीं है, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो सही उत्तर है कि अध्यादेशों की घोषणा करने के अलावा अन्य जो कार्य हैं नौकरशाही के हैं। नौकरशाही किसकी देन है?
तो ऑप्शन है ब्रिटेन, मध्यवर्गीय सामंत, प्राचीन रोम या एक आधुनिक विकास। तो एक प्रकार से देखा जाए तो नौकरशाही एक आधुनिक विकास व्यवस्था है और नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का ज्ञान होता है जहां कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग और विभाग आदि की श्रेणी में एक श्रृंखला में विभक्त किया जाता है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिचेल्स ये जनमानस की संकल्पना है। माओ का लोकयुद्ध की संकल्पना है। पैरेटो का अवशेषों की संकल्पना है और अरस्तु क्रांति की संकल्पना है। तो देखिए मिचेल्स जनमानस, माओ लोकयुद्ध, पैरेटो अवशेष और अरस्तु जो हैं वो क्रांति की संकल्पना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रबंधक या मैनेजर जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है पीटर ड्रकर, जेसी ग्लोबर, जॉर्ज टेरी या फिर अर्नेस्ट डेल। तो सही उत्तर है दोस्तों पीटर ड्रकर का ये कथन है कि प्रबंधक जो भी कुछ करता है निर्णयों के द्वारा करता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किस वैज्ञानिक का नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जुड़ा है? दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी ये FW टेलर यानी फ्रेडरिक W टेलर के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, ये व्याख्या किसकी है? ऑप्शन है डिमाक, लूथर गुलिक, एपिलबी या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो सही उत्तर है ये कथन लूथर गुलिक का है कि प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय किससे संबद्ध होता है? ये है प्रधानमंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। दोस्तों भारत में जो जनगणना आयुक्त है उसका कार्यालय गृह मंत्रालय से संबंधित होता है और इसका प्रमुख कार्य 10 की जनगणना कराना होता है। अगला प्रश्न है विटलेवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से, वित्त विभाग का बजट तैयार करने से, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान से और कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो सही उत्तर है दोस्तों हेनरी विटले की अध्यक्षता में इंग्लैंड में उद्योगों और कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के मध्य विवादों के समाधान के लिए रिपोर्ट बनी थी। तो सही उत्तर है कर्मचारियों के समस्याओं की समाधान पद्धति से विटलेवाद संबंधित है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण के संबंध में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? ऑप्शन है क्रिस आर्गेरिस, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस या फ्रेड W रिक्स। तो सही उत्तर है दोस्तों हर्बर्ट साइमन जो हैं डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किया था। सेटिस्फाइसिंग का अर्थ ये होता है सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा को विकसित करते हैं। चूँकि पूर्ण तर्कसंगतता असंभव है इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपको आते होंगे लेकिन कई प्रश्न कठिन हैं, अलग से नोट करके आप उनको दोहरा लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।